देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप किसको पढ़ा रहे हैं? ऑनलाइन की सर फिर हम मतलब कि हर साल होता है, तुम अभी इससे गुजर रही हो ना। दिस हैपेंस एवरी ईयर, पीपल नेवर टेक इट सीरियस इन द स्टार्ट एंड बाय द एंड इट्स ऑलवेज हैपन लाइक दैट। लोग ओ लेवल से आते हैं ना, तो वो हमेशा सोचते हैं कि यार ए लेवल कितना मुश्किल होगा, 2 हफ्ते पढ़ लेंगे, 3 हफ्ते पढ़ लेंगे, 4 हफ्ते पढ़ लेंगे, बस ये तो कंफर्म है। आपका A2 को लाइव एग्जांपल दो, किसी भी कॉलेज के A2 में चले जाओ, सब गायब है, सब मतलब ख्वार हो जाते हैं। लेकिन मैडम दिस हैपेंस एवरी ईयर। आप ऑनलाइन क्लास रखोगे ना, तो बच्चे कहेंगे ऑनलाइन में समझ नहीं आता। आप फिजिकल रख लो, फिजिकल में समझ में नहीं आता। वो बच्चा बाहर घूम रहा होगा, इसमें नहीं आएगा। इसलिए अगर तुम लोग भी बैठे हो तो अच्छी बात है, लेकिन बैठना है तो पूरी अटेंशन, बेटा पीछे नहीं मुड़ना, बेटा आगे देखोगे। हाँ, और थोड़ा अपने आप को सीधा करो। ये दूसरे को पता नहीं क्यों घूमती रहती है, मुझे समझ नहीं आता जब से बिल्कुल। लेकिन अभी अली अब इसका ख्याल रखो ना। मैं वहां देखती हूँ, पता होता है सबको कि लेवल छोटे टाइम स्पैन पहले क्यों शुरू कर देते। ये बहुत सारी बातें हैं ना। हम लोग बेसिकली, अगर आप पाकिस्तान में, असूल ये है कि आप पाकिस्तान में रह गया था लास्ट नहीं, वो सिर्फ प्रोजेक्टाइल रहता था। अब हमने देखो जो हमने अनाउंस किया है उसको फॉलो करना है। मेरा असूल ये है, अली काम कराने तुम अगर जल्दी जाना चले जाना। थोड़े से टाइम में काइनेमैटिक्स थोड़ी बहुत मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे। हां सर, नहीं वो रिकॉर्डेड मौजूद है, तो मैं पेपर से पहले रिकॉर्डेड सब देखूंगा। अभी देखो, आज देखो छोटा सा लेक्चर। सर अभी पेपर के बाद पहले, अभी पेपर के पहले नहीं वो काइनेमैटिक, वो जो कहने वाली अली का आप इग्नोर कर देना, वो इस तरह की बातें करता है। आप जैसे काइनेमैटिक शुरू करेंगे ना, उसको फोन आ जाएगा। नहीं मैं आपकी लिमिट पे क्यों, ये तो आपकी रेपुटेशन यूट्यूब पे जाएगी ना। मेरी भी गई है। तो इसलिए हम काम शुरू कर लेते हैं। फोकस करो, जितना काम करना है वो काम कर लो। ए लेवल हर साल यही सब चीजें हर साल देखते हैं, तो आपके लिए फर्स्ट टाइम, हमारे लिए सोचो कि ये सालों से ही हो। देखो सबसे पहले डायनेमिक्स में, अली अब बैठना है प्लीज, वरना जीरो अटेंडेंस भी मसला नहीं है मेरे लिए। डायनेमिक्स में सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं मेन टॉपिक्स कौन से हैं। न्यूटन लॉस बड़ा चैप्टर है और हर साल पेपर में आता है, हैवी वेट चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर भी है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट सिर्फ फर्स्ट टाइम में मुश्किल लग रहे होते हैं, बट लेकर अगर आप एक मर्तबा इसको ए लेवल के स्टाइल में हैंडल करते हैं कि ए लेवल पास पेपर से ग्रिप होता है। दैट इज वाई तुम्हें ओ लेवल में गलती नजर आ, ओ लेवल का जो फीचर नजर आता है कि लोग थ्योरी क्लासेस में आते हैं, जज्बे से नोट्स बनाते हैं, पास पेपर को वो कहते हैं कितना मुश्किल है, जब करने बैठते हैं होता ही नहीं उनसे। तो ए लेवल में पास पेपर ड्रिवन सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो मेन टॉपिक्स कौन से हैं, न्यूटन लॉस, मास वेट और इनर्शिया, सर्कुलर मोशन कभी कभी आता है, और चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा है? सर मुश्किल वाले नहीं देखो इस तरह नहीं होता। इस बात को समझो कि जो एजेंडा आप लिखते हैं ना उसको फॉलो करें। कभी भी लाइफ में गलती ना करें कि यार ये कर लो। आप 6 लोगों को बिठाएंगे ना, तो 6 लोग 6 बातें करेंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। रिवीजन कभी भी डिस्करेज नहीं करो। ये 2 चीजें तुम्हारी गलती होती है, रिवीजन में लोग गायब हो जाते हैं और पास पेपर क्लास, ये तो आसान है। तो नोट्स तो आप एक स्क्रीनशॉट है सिर्फ। चलो न्यूटन का पहला लॉ बताओ। सर जो चीज रेस्ट पे रहेगी वो न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई चीज रुकी भी है तो रुकी रहेगी, और अगर मूव कर रही है तो मूव करेगी अंटिल उस पर स्क्रीन पे देखो, अंटिल उस पर अनबैलेंस फोर्स रखे। अच्छा व्हाट इज इनर्शिया? हाँ, लेकिन आप जानती हो ना कि जो ए लेवल की मार्किंग स्कीम है उसमें कीवर्ड्स होते हैं, वहां मुसीबत बन जाती है। जब आप नॉर्मल समझाते हो तो कुछ भी लिख सकते हो, जब लॉ लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो वी कांट एक्चुअली लेट देम कंप्रोमाइज। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया कहते हैं, अली सब ये है पूरे चैनल पे है भाई, 10 मिनट की वीडियो भी है, बिल्कुल इतनी शॉर्ट तुम भी देख सकते हो। इसका इतना शॉर्टर वर्जन हमने रखा हुआ है। अच्छा अब बताओ इनर्शिया क्या होता है? सर मास और रिवीजन का मतलब ये है कि पार्टिसिपेट करो। तभी हम एक पूरा 1 घंटा रखते हैं, 45 मिनट एक चैप्टर को दे रहे हैं कि तुम पार्टिसिपेट करो तो तुम्हें याद आएगा। सामने लिखा हुआ है। इनर्शिया क्या होता है? सर मास और वेलोसिटी। इट्स अ मास एंड वो तो मोमेंटम है ना। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू होल्ड इट्स पोजीशन। अब इनर्शिया कहते हैं, अलग अलग बैठना है।
हाँ बोलो, तुम अपना कॉन्सेप्ट बताओ। नहीं सर, वो कॉन्सेप्ट इनर्शिया कहते हैं उस फिनोमिना को जिसमें कोई चीज अपने आप को स्टेबल करती है। अगर वो मूव कर रही है तो वो चाहेगी मूव करती रहे, और अगर रुकी हुई है तो चाहेगी रुकी रहे। जैसे हम कहते हैं ना, लाइफ में भी कहते हैं यार अपनी रूटीन को तोड़ना मुश्किल है, ऐसा ऑब्जेक्ट्स में भी होता है। क्या हमारा प्लेनेट इनर्शिया की वजह से सन को ऑर्बिट कर रहा है? अदरवाइज कोई ड्राइविंग फोर्स तो नहीं है। बताओ, न्यूटन का ओ लेवल में जो सेकंड लॉ था वो ऊपर वाला है। न्यूटन ने कहा था कि जब किसी चीज पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगी तो वो, अली बोलो, रिजल्टेंट फोर्स लगेगी किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या क्रिएट करेगी? नहीं, ऊपर देखो, वो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। ये एक्सेलरेशन क्या है? जितनी ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स होगी एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। देखो ये, जैसे तुम लोग आप बताना शुरू करो ना, ये रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है, वरना स्लाइड शो मौजूद है पूरा यूट्यूब पे, तुम देखो मेरी छोटी छोटी वीडियोस भी है, बड़ी भी है। रिवीजन ए लेवल में या ओ लेवल में भी कभी आप कैसे करते हो कि आप अपने कॉन्सेप्ट को टीचर के साथ रिपीट करो। दिस इज द बेस्ट वे, इवन टुडे सो मच टेक्नोलॉजी, आज भी ये तरीका रिपीट करो और उसको करते जाओ तो वो मेन कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं। जब हम ए लेवल में सेकंड लॉ लिखने को आता है तो ये लिखना पड़ता है, व्हाट इज दिस? रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब जैसे इस बच्चे ने आगे पूछा था इसने, तो मैंने उनको बताया कि ए लेवल में, हम तो इसमें लफ्ज बोला था, बड़ा अच्छा वर्ड था कि ए लेवल में डेफिनेशंस और लॉज में क्या होते हैं, ये उसमें बहुत इमोशनल होते हैं, पूरे शहर को तो वापस बिठाना होता है, तो इसलिए की वर्ड्स में गलती मत करिएगा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ न्यूटन? किसी यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं? अली यहाँ से देखिए बताओ, डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए उसके डिनोमिनेशन में क्या लगाते हैं? सो अब तुम बताओ, व्हाट इज 1 न्यूटन? Which produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg. In a mass of 1 kg. Newton is the force of resulting force. तुम कुछ भी लिख सकती हो अंकल, जो तुमने खुद बोला था कीवर्ड क्या है इसमें? कीवर्ड है ये नहीं हिलना चाहिए। अगर ये हिल गया तो डेफिनेशन फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है इसमें एफ का मतलब फोर्स है या एफ का मतलब रिजल्टेंट फोर्स है। वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैप है। ये पूरी वीडियो इन अ शॉर्ट 10 मिनट्स स्पैन के लिए पड़ी हुई है, उस पर रिवीजन वीडियो में पड़ी हुई, मैंने ग्रुप पे भी डाली हुई है, और मैंने अब अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है जिसमें मैंने सारे रिसोर्सेज एक जगह इकट्ठे कर रहा हूँ, जिसका मेन इंसेंटिव ये है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अब अवेलेबल है और उनको फिर वक्त पे टेलर करना मुश्किल होता है। आप वो वेबसाइट जरूर देखिएगा, उसमें मैंने टॉपिकल रिवीजन सेक्शन भी बनाए हैं और नॉर्मल सेक्शन भी है। यूट्यूब को भी मैं एक जगह कंसाइज कर रहा हूँ ताकि आपको ग्रुप को स्वैप नहीं करना पड़ेगा, आपको जो चैप्टर रिवाइज करना है उसकी रिसोर्सेज एक जगह लिंक फॉर्म में मिल सकते हैं। अब बताओ, अगर फोर्सेस बैलेंस हो जाएं तो वेलोसिटी क्या होती है? अगर फोर्सेस बैलेंस हो जाएं तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है बताओ? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन, अब तुम बताओ कि क्या ये कॉन्सेप्ट डायनेमिक्स में हर साल पेपर में आता है? मोबाइल फोन का यूजेज रोकें, बिल्कुल अलर्ट बैठें, कोशिश करें कि आप एक्स्ट्रा क्लास में आए, जब तक आपका दिल करे बैठे, जैसे आप समझे कि जरूरत है आप उठ के जा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास में कोई इशू नहीं है, ना इसकी कोई अटेंडेंस है। लेकिन आप यहाँ बैठ के अगर मैसेज कर रहे हैं तो फिर तो जाहिर है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ बेवकूफी है ना। अब ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब हो सकता है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, वालेकुम सलाम, हो सकता है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में हो, ये कहलाता है। आपने इसको आगे अगर इस चैप्टर में गए फोर्सेस वाले चैप्टर में, तो क्या यही कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है? इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। अगर फोर्सेस बैलेंस ना हो अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या करेगा? क्या यही दो बड़े केसेस हैं डायनेमिक्स में? ऑब्जेक्ट या तो इक्विलिब्रियम में होते हैं या एक्सेलरेट करते हैं। पूरा डायनेमिक्स इसी पे चलता है।
यानी डायनेमिक्स में ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन का ये कॉन्सेप्ट उठाओ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बड़े ट्रेलर की फौरन से ब्रेक नहीं लगती, क्यों? उसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन कम होता है। गुड। अब आ जाओ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा था अभी पिछले क्लास में भी, कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हर साल पेपर में आता है। वन ऑफ द ओनली कॉन्सेप्ट परहैप्स इन ए लेवल फिजिक्स which comes every year in paper 1, which comes every year in paper 2। बहुत कम ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे कि जी रिजल्टेंट फोर्स जीरो कर दी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो करने पर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी और टर्मिनल। क्या यही कॉन्सेप्ट जो मैंने पीछे लिखा था, क्या ये कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम है? ये हर साल आता है। इसी का कंपीटिंग कॉन्सेप्ट है ये वाले, कभी कभी आता है, बहुत कम। अगर रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ लिखने को बहुत कम आता है, ज्यादातर पेपर में आता है सेकंड लॉ। थर्ड लॉ में ओ लेवल से आपने कॉन्सेप्ट को अपडेट किया था, ओ लेवल में आपने ये पढ़ा था ये तो हमें याद है ना, लेकिन हम ओ लेवल में बहुत चूंकि आसान होता है, सबको ग्रेड देने होते हैं, अगर हम ऐसे लिखते थे तो हम टीचर भी कभी कभी कहते थे हाँ भाई एक्शन रिएक्शन, लेकिन ए लेवल में इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, पढ़ो। एक्शन रिएक्शन के रूल्स क्या है? एक तो वो क्या हो, एक तो वो ऑपोजिट हो, और दूसरा मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, और नेचर में क्या हो। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट बताओ कि अगर गाड़ी रोड पे फॉरवर्ड चल रही हो तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगी। क्या ये थर्ड लॉ है? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन ही हो सकता है। इस तरह ड्राइविंग फोर्स का रिएक्शन क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स होगा। इसका मतलब क्या चीज सेम होनी चाहिए? नेचर सेम होनी चाहिए। अब ये बताओ, नेचर को हमने सेम कर दिया, अब ये बताओ एक्शन ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये मैंने जो काटा है इसमें क्या गलती है? सर वो एक ही ऑब्जेक्ट आगे भी एक ही ऑब्जेक्ट आगे भी जा, एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्सेस हैं, एक्शन रिएक्शन की फोर्सेस में क्या रूल है बताओ? एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन होगा और दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन होगा। अब इस पर इन्होंने पास पेपर में पैराडॉक्सिकल एग्जांपल्स कहते हैं, जो सीआई ट्रैप बनाते हैं, बड़े मशहूर ट्रैप, हाई क्वालिटी ट्रैप्स को कहते हैं पैराडॉक्सिकल। जो इंग्लिश में अच्छे को पता है इसका मतलब आसान लफ्जों में क्या होगा, मिसलीडिंग, थोड़ा कंफ्यूजिंग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आमतौर पे लोग उनको सही समझते हैं लेकिन असल में वो गलत। तो जब हम मार्केट जाते हैं हम कहते हैं यार 5 केजी राइस दे दो, तो 5 केजी को वो वेट कहते हैं, हालांकि 5 केजी वेट तो नहीं है। 5 केजी क्या है? केजी इज अ यूनिट ऑफ मास है। अब तुम देखो कि इफ देयर आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, व्हाई डू वी ऑर्बिट द सन एंड नॉट द अदर वे अराउंड? ये ऐसे क्वेश्चन पूछने में एक्सपर्ट है, और यही एएस का मेन फ्लेवर है कि एएस तभी थ्योरी से बाउंस कर जाता है। अब जितना भी रट्टा लगाता है, अब ये सवाल तो वही करेगा जिसको ये पता है, कॉन्सेप्ट पता है, रट्टे नहीं लगे हुए, कि न्यूटन ने ये कहा था कि एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असर बराबर होगा। आप एक दीवार को 5 न्यूटन से हिट करें तो आपको तो 5 न्यूटन में भी चोट लगेगी, दीवार को तो पता भी नहीं चलेगा। असूल ये है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, लेकिन ज्यादा असर उस पर होगा जिसका इनर्शिया कम है। अब वो पूछ रहे हैं कि हम जमीन को ऑर्बिट, हम सन को ऑर्बिट करते हैं, सन हमें क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि हमारा इनर्शिया सन से, हमारा इनर्शिया सन से कम है। अच्छा, फिर मून हमें क्यों ऑर्बिट करता है? क्योंकि मून का ज्यादा है, वो हमारा ज्यादा है। हमारा ज्यादा है। तो सन किसी को ऑर्बिट करता है क्या? नहीं, सन भी करता है। अब साइंस कहती है सन भी मूव कर रहा है, तो सन जिसको मूव कर रहा है उसको क्यों मूव कर रहा है? उसका इनर्शिया सन से ज्यादा होगा। तो तुम्हें एग्जांपल समझ में आ गई। व्हाट इज फ्रिक्शन? तुम उसको दीवार से फ्रिक्शन ले रहे थे तो कैसे समझ में? आपको जवाब दे रहा था, वो गलत जवाब दे रहे थे। मैं एक्सपोज कर रहा था कि मेरी क्लास उस पे जा रही है ना, अब तुम्हें क्या बोलूं? आप जो जवाब दे रहे थे वो रिपीटेड गलत दे रहे थे, तो उसने अमतुल ने करेक्ट किया, तो फिर मैंने कहा ठीक है, तुम समझ में आ गई। अलर्ट बैठना। ओहो अब्दुल्ला, नाइस टू मीट यू यार। बैठो बैठो, चाय आ रही, बैठो। फ्रिक्शन डबल पट्टी वाली चाय पत्ती।
फ्रिक्शन बताओ, डेफिनेशन देख के बताओ। फ्रिक्शन का जिक्र बहुत आता है पेपरों में। फ्रिक्शन इज अ कंपल्सरी टॉपिक नाउअडेज। बताओ फ्रिक्शन जो होती है, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस। क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है? फ्रिक्शन के अलावा वो कौन सी मशहूर फोर्स है जो हर पेपर में घुसती है और वो भी मोशन को अपोज करती है? एयर रेजिस्टेंस। और ए लेवल में उसका एक और लेटर है जिसको विस्कस ड्रैग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ड्रैग कहते हैं। क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रही है तो क्या ये एक्शन रिएक्शन है? कभी नहीं, क्योंकि क्या दोनों घुसकर एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं? हाँ कुछ पूछ लो सर। ये एक्सीलरेशन जो फोर्स है, जहां फोर्स करते हैं वही एक्सीलरेट होगा ना, फोर्स पीछे थोड़ी एक्सीलरेट। नहीं, फ्रिक्शन एक्सेलरेट नहीं कर सकती, जाएगा तो वो ड्राइविंग फोर्स की डायरेक्शन। चलो अब बताओ व्हाट इज थिंकिंग डिस्टेंस। तो में से कई लोग ड्राइव कर रहे होंगे, अली बहुत रेगुलर ड्राइव करते हैं और अली को ये एक्सपीरियंस है कि ड्राइविंग का काफी अच्छे से ड्राइव कर रहा जो बंदा, उसको पता होता है ना कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या रिएक्शन टाइम मैटर करता है? गुड ड्राइवर और बैड ड्राइवर में सबसे बड़ा फर्क ही ये होता है कि जो शुरू का रिएक्शन टाइम है वो उसका शॉर्ट होता है। व्हाट इज थिंकिंग डिस्टेंस? जितनी देर में आप फैसला करते हैं, जिसको आसान लफ्जों में क्या कह सकता हूं कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। ये किस किस पे डिपेंड करता है? नहीं, इसमें एक दो ऑप्शन है मार्किंग स्कीम। नहीं थिंकिंग अब तो लिखने को नहीं आता। ये देखो, जब तुम पास पेपर करो ना, मैं तुम्हें क्लास में एक बात समझाई थी, बहुत सारे लोग इसको शुरू में पिक नहीं करते। सीआई के जो पास पेपर्स है ना, इनके 3 बड़े एरा हैं, 2002 से 2007। 2007 में सिलेबस चेंज हो गया। सुनो बेटा, मोबाइल फोन वगैरह बिल्कुल रोक दो, क्लास में एक्स्ट्रा क्लास में आने का फायदा नहीं है। 2007 से 2016 दूसरा एरा था, 2016 में फिर सिलेबस चेंज हुआ, 2016 से 2022 थर्ड एरा, फिर सिलेबस चेंज हुआ। तो जब तुम पास पेपर करो तो हर एरा में से 2-2, 3-3 सवाल करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह पेपर बनता है। पुराने क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, फिर थोड़ा क्लेवर हो गए, अब बहुत क्लेवर, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की जीनियसरी बढ़ती है उसे इनके भी लेवल बढ़ता जाता है। बताओ थिंकिंग डिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? ये जो दुनिया भर में ड्राइवर्स को कहते हैं कि मोबाइल फोन पे बात ना करें, क्लासरूम में लोग बच्चों को कहते हैं मोबाइल फोन से हटें। क्यों? मोबाइल फोन से क्या मसला है? डिस्ट्रैक्शन होती है। व्हाट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस? ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या कहते हैं? थिंकिंग डिस्टेंस का ग्राफ सीधा क्यों बना, ऐसे क्यों बना? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है। ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्ट डिसेलेरेट कर गया। ब्रेकिंग डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एक तो इनर्शिया है, फिर ब्रेकिंग फोर्स मैटर करती है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती है वो गाड़ी को जल्दी रोक लेती है। This is called braking distance. What is stopping distance? Stopping distance सर जब गाड़ी रुक जाए। जब गाड़ी रुक जाए। क्या थिंकिंग और ब्रेकिंग दोनों को मिला के स्टॉपिंग डिस्टेंस बनता है? पूरी वीडियो पढ़ी अब्दुल्ला, 10 मिनट की पूरी वीडियो, इसको तुम यहाँ तवज्जो दो ना, अभी छोड़ दो, थोड़ी देख लीजिए। देखो एक्स्ट्रा क्लास में आने का फायदा नहीं, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना। आप मोबाइल फोन को नीचे रख दो, कुछ नहीं बेटा, अब यहाँ देखो ना, उसके लिए आयो ना, मन जब दिल करे उठ के जा सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में ओपन है। हाँ बोलो सर। अब ये जो स्केच है, देखो रिवीजन में अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, आई एम सॉरी, मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे क्या फायदा, ये तो नोट्स में भी है, सब कुछ है। यहाँ जब आप रिवीजन क्लास में आओ तो पूरा साथ दो, जब तक दिल करे 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, लेकिन पूरा कंट्रीब्यूट करो, तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। स्लाइड शो तो यूट्यूब पे है। अब मुझे बताओ कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या थिंकिंग और ब्रेकिंग दोनों डिस्टेंसेस का सम है? मैंने यहाँ पर एक सेकंड ना, यहाँ पर दोनों का एरिया मिलाकर क्या लिखा? जब लाइन हॉरिजॉन्टल है तो थिंकिंग डिस्टेंस है। अली दीवार से हट के बैठो। जब लाइन हॉरिजॉन्टल है, दीवार से और हटो। हाँ शाबाश, अलर्ट बैठो, वर्टिकल कॉलम नहीं लगा। अब बताओ कि थिंकिंग डिस्टेंस जो है वो थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दो, स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगा। इसका मतलब ये ग्राफ तुम्हें पेपर में
कई मर्तबा देखिएगा, बड़ा मशहूर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस डायनेमिक्स में ज्यादा स्केच नहीं आते, वो आते नहीं है तो काइनेमेटिक्स के होते। तो ये दोनों का एरिया जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? जब स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस की लाइन सीधा नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या लेते हैं? यूनिफॉर्म। और यहाँ पर क्या लिखा है? एरिया डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। हाँ, अब हम तो कुछ नहीं। सर अगर किसी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे नहीं जा रही, नहीं, ये तो आपका कोर्स है ना, तुम सही कह रही हो। गाड़ी अक्सर ऐसा नहीं होता, ये तो आपका कोर्स है जो कहता है कि सपोज कर लो कि जब थिंकिंग डिस्टेंस होगा तो वेलोसिटी क्या होगी। ये खुद इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर चुका है, जब कर देगा तो आप ब्रेक कर दोगे, जैसे प्रोजेक्टाइल में होता है। क्या इंक्लाइन प्लेन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है? इंक्लाइन प्लेन में सबसे पहले ये बताओ कि थीटा यहां आ जाता है, थीटा शेयर होता है, और ये डबल कट का क्या मतलब है? रिजॉल्व। क्या mg के दो कंपोनेंट्स बनाए आपने? एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। अली यहाँ देखो, अब बताओ जो r है वो किसको बैलेंस कर रहा है? ये इक्वेशन बैलेंस से आ गई। अब बताओ अली, तुम बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स इसके बराबर क्यों है? तुम ये जरूर देखना कि ये सरफेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस है ना, तो एक ही फोर्स है। अगर फ्रिक्शनलेस स्लोप हो तो सिंपलीफाई होकर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? कई मर्तबा पेपर में एमसीक्यू में आ चुका है। अगर फ्रिक्शनलेस स्लोप है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी गुड। अब जरा इसका केस नंबर 2 देखो। अब बताओ ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरफ आ रहा है? नीचे आ रहा है, मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। हाउ वी फाइंड द फेमस फॉर्मूला, हाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स? बाकी लोग बोलो, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलती है? ये इस चैप्टर की मास्टर इक्वेशन है, ये तुम रट के जाना। जब भी रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो, कोई भी वेक्टर हो, नॉट ओनली फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलता है? ग्रेटर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर। बाकी फॉर्मल चीजें, और वो याद रखनी चाहिए फॉर्मल, कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? देखो मैं दोबारा एरो बनाता हूं। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? एमए। रिजल्टेंट फोर्स इज एमए। ये मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट किया था, मास्टर टेबल है। इसको तुम्हें टाइम लेके जरूर रिवाइज करना चाहिए कि हाउ मेनी केसेस आर देयर व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन डायनामिक्स। देयर आर 4 केसेस: रेस्ट, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद एंड मूविंग विद। बोर्ड पे देखते रहो प्लीज, क्योंकि पूरा नहीं करा सकता। बोर्ड पे देखो, और इसको तुम्हें याद करना है। ये बोर्ड ग्रुप पे भी पढ़ा हुआ है। अब्दुल्ला इस थोड़ी देर नीचे रख दूंगा सर, इसमें क्या डिफरेंस है? अभी, अब तो पहले उठाए। मूविंग विद पर्सन, मूविंग विद कांस्टेंट v का क्या मतलब है? रिजल्टेंट फोर्स अभी भी 0 है। जब हम कहते हैं ना मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अभी भी किस में है? चलो अब ये बताओ इक्विलिब्रियम के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं? एन अप इज इक्वल टू डाउन। और ये बार बार मैं याद दिलाऊंगा, मैंने बहुत मर्तबा इसको फोकस करवाया कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलती है। यस, क्योंकि ये मास्टर इक्वेशन है। जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को लाओगे तो ऑब्जेक्ट 2 ही स्टेट में हो सकता है, मोशन या रेस्ट में। अगर वो मोशन में है तो, या फिर वेरिएबल स्पीड। और वेरिएबल स्पीड के 2 ऑप्शन हैं। ये वाला चार्ट इस पूरे चैप्टर के 50% को अकेला कवर करता है। जब आप फोर्सेस के सवाल करें तो क्या स्टेप्स थे? मार्क ऑल द फोर्सेस, रिजॉल्व देम, इंक्लाइन वर्जन्स, देन डिसाइड करेंगे इक्विलिब्रियम में या एक्सेलरेशन। वेरी गुड। यहाँ तुम लोग बताओ इक्विलिब्रियम में कैसे पता चलता है रिजल्टेंट फोर्स 0 हो और इक्विलिब्रियम में ना हो तो एक्सेलरेशन। वेरी गुड अली, एट लास्ट यू कैन समथिंग। और उसके बाद इक्वेशंस बनाओ और सॉल्व करते। इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्लास में बताए थे। ये लेवल के एमसीक्यूज थे जिन्होंने 90% लोगों को उड़ा दिया था, क्योंकि पेपर में इतने सारे, कैसी बात है, इतने सारे लोग जो थे वो इसमें ट्रैप हो गए थे, क्योंकि ये इतने मुश्किल क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज में। थ्योरी तो बहुत आगे हो जाता है। अब बताओ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पुली से हैंग करते हैं तो जो बड़ा मास होगा वो नीचे जाएगा, और छोटा मास, उसमें मैंने आपको ये 2 इक्वेशंस बनवाई थी।
मैंने कहा था कि आप इनको याद कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स माइनस, इसमें क्या ये ग्रेटर फोर्स होगी और ये वाली क्या होगी? गुड। अच्छा अब बताओ सर्कुलर मोशन, ये बहुत कम आता है, सर्कुलर मोशन इज अ रेयर टॉपिक। सर्कुलर मोशन में जो एक कॉन्सेप्ट ओ लेवल से तुम्हें याद होना चाहिए वो क्या है? रिजल्टेंट फोर्स, एंड रिजल्टेंट फोर्स के साथ एक्सेलरेशन आर ऑलवेज ये आता है। जब भी सर्कल आएगा तो ये जरूर पूछते हैं, हाँ कभी कभी ये पूछ लेता है कि सर्कल में क्या चीज कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्यों बदल रही है? बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मैं याद दिलाऊं तो इन्हीं दो को आप जोड़ दें तो क्या इनर्शिया बन जाता है। मोमेंटम नेचर वाइज क्या है? वेक्टर है ना, और उसकी डायरेक्शन किससे लेते हैं? वेलोसिटी से। फॉर्मूला बताओ। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू, नहीं छोटा भी, इसकी दो यूनिट्स होती हैं। नहीं हो सकता कोर्स में, नहीं तुम वैसे सही कह रही हो लेकिन ये उसको नहीं मानेगा। सिंबल बताओ। नहीं यूनिट सिंबल क्या है? यस। अब ये वो पार्ट है जिसको मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट किया था, ये बड़ा चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। अगर ये पेपर में आ जाए तो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा तो इसको कभी नहीं संभाल पाता, और वो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, क्वार्क्स, न्यूट्रॉन वगैरह छोटे पार्टिकल्स हैं। मैंने समझाया था कि उनका मास किस में लेते हैं? यू में लेते हैं, और यू को कन्वर्ट करने का एक रेशो है केजी में लाने के लिए। और जो आपका डेटा पेज होता है जहां पर कांस्टेंट होते हैं वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ और इलेक्ट्रॉन। ये पेपर में है, ये गिवन होते हैं। हाँ आप समझिए, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये तो उस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। इस चैप्टर का टॉपिक जो है ना वो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं तो वैसे क्या, तभी तो रिवीजन कर रहे हो, समझ के तो नहीं लगा। समझिए नहीं बेटा, इट्स नॉट लाइक आज के एजेंडा में सिर्फ रिवीजन है। क्लास की एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं ना, उसमें आ जाओ। ऑनलाइन क्लास रेगुलर होती है पास पेपर की। लेकिन अब्दुल्ला ये समझो ना, बिल्कुल आती है बेटा, लेकिन यही तो समझा रहा हूं बेटा। इतना ये सोचो, इस क्लास में भी क्लैश है, इतनी सोच के रखो। थोड़ा सा अभी ग्रैंड टेस्ट में कितना मसला हो, सब क्वेश्चंस हो नहीं रहे बेटा। तो मैं यही तो अर्ज करता हूँ ना कि उस क्लास में आ जाओ, उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, कहीं से शुरू तो करो ना। चले 1 EV, तवज्जो बोर्ड पे रखें प्लीज। 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब यूज होता है? बहुत कम नहीं इसके बारे में मुझे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एनर्जी। व्हाट इज 1 EV इन जूल? 1.6। क्या यही नंबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है? याद करो, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10⁻⁴ सेम नंबर है। याद करने का तरीका बता रहा था। व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? जिस पर बाहर से लगने वाली फोर्स कुछ ना करे। वो लोग जो अंदर हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा, इस कमरे में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे। क्या बाहर से उन पर कोई फोर्स लग रही है? लग रही है, लेकिन वो नेग्लेक्ट हो जाए, कुछ ना करे। यानी एक ऐसा सिस्टम जो अंदर पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाए लेकिन नहीं, आप मेरी बात गौर से समझे ना। एक सिस्टम में मौजूद पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाएं, उस फोर्स का असर होगा, लेकिन बाहर से लगने वाली फोर्स का कोई, वो बाहर वाली फोर्सेस को, इस कमरे में मेरे हाथ से अगर ये गिरे तो ग्रेविटी इसको ले जाएगी, लेकिन इस कमरे में जो एयर मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी नहीं लग रही, क्या लग रही है, लेकिन ग्रेविटी को वो इग्नोर कर रहे हैं। व्हाट इज इम्पल्स? बहुत पेपरों में घुस घुस के आ रहा होता है। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स मोमेंटम का चेंज है। इसके क्या है फॉर्मूला? क्या v और u हमेशा प्लस होंगे या साइन चेंज होगा? और इसी से ये फॉर्मूला भी बना है। व्हाट इज इम्पल्स? दूसरा फॉर्मूला
Force equal to F into T. What is definition of force? Amatul, please attention. फोर्स की डेफिनेशन ये वाली कई मर्तबा एमसीक्यूज में और पेपर 2 में भी नजर आएगी. डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ. और क्या ये इस फॉर्मूला की वजह से बनी है? ऑफिशियल डेफिनेशन. जब हम y एक्सिस पे फोर्स रखते हैं, x एक्सिस पे टाइम, तो एरिया क्या होता है? ये एरिया का पता कैसे चलता है कि एरिया क्या शो करेगा? फोर्स मल्टीप्लाई करें. अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीक्वेंस. जब इंपल्स 0 होता है तो और वेलोसिटी और उसका मतलब फिर वही इक्विलिब्रियम केस आ गया जो मैंने आपको बताया कि इस ए लेवल, पूरी ए लेवल फिजिक्स का सबसे ज्यादा पूछा गया कॉन्सेप्ट है. यहां पर ये कॉन्सेप्ट मैंने एग्जांपल के लिए रखा क्योंकि ये पेपरों में आता है कि जो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन किस पे डिपेंड करती है? हाउ क्विकली दे कोलाइड. जो ऑब्जेक्ट्स एकदम वापस आएंगे क्या वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे? और जो ऑब्जेक्ट टकरा कर रुके, दबकर निकले तो फोर्स कम हो जाएगी. What is the famous law of conservation of linear momentum? इस चैप्टर का रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर में. अमूमन 3 मार्क का आता है या 2 मार्क का तो होता ही होता है, बहुत पेपरों में आता है. What is the law of linear conservation? Total momentum before collision. टोटल, इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होता, एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन एक्सचेंज हो सकता है. क्या ये इक्वेशन बहुत पेपरों में आती है? भर भर के आती है. ये बड़े पार्टिकल्स पर भी लगेगी, छोटे पर भी लगेगी. What types of collisions are there? What is the difference between them? 3 चीजें है ना. इलास्टिक में क्या चीज कंजर्व नहीं होती? ये कैसे पता चलता है? पेपरों में क्या ये सवाल आता है? जब मोमेंटम का क्वेश्चन आता है तो क्या उसके आखिरी पार्ट में पूछता है कि बताओ कलीजन इलास्टिक है या? पूछता है ना. अगर किसी कलीजन में हीट प्रोड्यूस हो जाए, साउंड प्रोड्यूस हो जाए तो वो क्या होगा? क्योंकि काइनेटिक्स ही आएगा, वो एनर्जी काइनेटिक्स से कन्वर्ट हो गई. व्हाट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कलीजन? बताओ. जब लफ्ज बोला जाता है स्पीड, फोकस रखो, जब लफ्ज बोला जाता है स्पीड तो क्या उसमें प्लस माइनस लेते हैं? यही चैलेंजिंग पार्ट है ना कि अगर तुम अपनी डायरेक्शन को बदल दो तो क्या तुम फिर प्लस माइनस लोगे? तो स्पीड के सवालों में इवन दो की डायरेक्शन चेंज होती है लेकिन हम प्लस माइनस लेते हैं. फॉर्मूला क्या था इसका? u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस. क्या डायग्राम में v1 v2 ऑपोजिट है लेकिन क्या प्लस माइनस लेंगे? क्यों? स्पीड है ना, वेरी गुड. कोएलिसिस नए पेपरों में, एमसीक्यूज में ये भर भर के आया है. अगर आपने 5 पेपर किए हैं मेरे साथ, ये घर पे जैसे भी, कोएलिसिस हमेशा क्या होता है? इलास्टिक. ये बताओ कोएलिसिस होता क्या है? दो चीजें कोलाइड करें और जुड़ जाएं, उनका फॉर्मूला बताओ, देखकर बताना. तो ये बाद में ब्रैकेट क्यों बनी है? अमरकुल प्लीज फोकस रखें. ओके, अब आ जाओ इस चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक. ये बहुत कम आता है, एमसीक्यूज में भी कभी कभी दिखेगा, थ्योरी में भी कभी कभी दिखेगा. व्हाट इज 2D मोमेंटम? अगर दो चीजें कोलाइड करें ऐसे और दो एक्सिस पे जाएं, जैसे कैरम बोर्ड होता है, जैसे स्नूकर होता है, जैसे हम और भी कुछ जो फ्लैट सरफेस गेम्स होते हैं जिसमें बॉल ऊपर ना उठे, 3D ना हो जाए, उसको कहते हैं 2D मोमेंटम. फॉर्मूला यही लगेगा तो लिखा हुआ है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा. 2 बार क्यों लगेगा? एक मर्तबा बोर्ड पे देखिए, आखिरी सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट लाइन. एक मर्तबा हॉरिजॉन्टल के लिए लगेगा और एक मर्तबा. स्टेप्स रिपीट करो. जब सवाल 2D मोमेंटम पर आ जाए तो सबसे पहले रिजॉल्व करो, सबको रिजॉल्व कर लो, नहीं इंक्लाइन को. उसके बाद एक मर्तबा फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल के लिए लगाओ और एक मर्तबा. तीसरा स्टेप, 2 इक्वेशन बनेगी और उनको फिर साइमल्टेनियस.
दिस इज ओवर फॉर द लेक्चर और हम इसको इंशाल्लाह अब अपना अगला लेक्चर अगर रख सके तो ठीक है, वरना फिर हम ये सिलसिला तो जारी रखेंगे। मैंने 2D मोमेंटम पूरी क्लास नहीं, मैंने पूरी क्लास रखी थी। हाँ उसपे ये तो तो तभी भी है सर